मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विथ, जो मेजरमेंट डिसिप्लिन है वो किस चीज के साथ डील करता है? तो ऑप्शन है हमारे सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल, दूसरा ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल्स, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट डिसिप्लिन किस चीज के साथ डील करता है? वो सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल को भी डील करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स को भी डील करता है, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल्स को भी डील करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है एज पर डैश assets are carried at its amount of cash or cash equivalents that could currently be obtained by selling the assets in an orderly disposal, ठीक है। तो as per dash assets, तो dash assets are carried at the amount of cash or cash equivalents that could currently be obtained by selling the asset in an orderly disposal। अगर हम आज के टाइम में किसी भी असेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके जो करंट प्राइस जो हमें ऑब्टेन होगी उसे आपको मालूम है, उसे हम रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट उसे कहते हैं जो हमने उसे अक्वायर करने के टाइम अटेन की थी, ठीक है। करंट कॉस्ट जो मार्केट प्राइस होती है उसे करंट कॉस्ट कंसिडर करते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू जब हम डिस्पोजल की बात करते हैं ना, जब भी किसी असेट को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी रियलाइज कितना हमें उससे रियलाइज हुआ, कितना हमें वहां से मिला पैसा, उसे हम कहते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू करंट कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू देखिए करंट कॉस्ट इज अभी की लागत, अभी आप खरीदने जाओगे कितना, और प्रेजेंट वैल्यू से मतलब नहीं है क्योंकि हम डिस्पोज ऑफ की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू किसी भी चीज की कितनी भी हो सकती है, लेकिन डिस्पोजल के टाइम जो आपको पैसा रियलाइज होगा, जो भी पैसा मिलेगा हम उसी को कंसीडर करेंगे, तो इट इज रियलाइजेबल वैल्यू। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 25th क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2005 इज 10 लाख रुपीज। आपने 2005 में एक मशीनरी खरीदी जिसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 10 लाख रुपए था, ठीक है। उसकी जो मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2006 उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ करके 12 लाख रुपए हो गई, ठीक। एक साल के अंदर, मतलब आपने जब मशीनरी खरीदी तो 1 अप्रैल को जब आपने मशीनरी खरीदी तो 10 लाख रुपीस की थी, और जैसी अकाउंटिंग ईयर, जैसी आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो उसकी जो प्राइस थी वो बढ़ करके 12 लाख रुपए हो गई। एज ऑन 31 मार्च 2006 इफ द कंपनी वैल्यूज द मशीनरी एट 12 लाख विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड। तो लास्ट डे अगर कंपनी उस मशीनरी की, उस असेट की वैल्यू अगर 12 लाख रुपए कंसीडर कर रही है तो इनमें से कौन सा प्राइस इसमें से कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया? देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जितने रुपए में आपने एक्वायर किया है उसकी बात कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट वैल्यू की तो प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं होगा, इट इज अगेन रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस के ऊपर ही हम बता सकते हैं कि उसका, क्योंकि अभी उसकी प्राइस 12 लाख रुपए हो चुकी है तो इट इज रियलाइजेबल वैल्यू। अगर उसको सेल करेंगे तो 12 लाख रुपए हमें मिल सकता है। करंट कॉस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि करंट कॉस्ट का मतलब होता है उस लागत, आप अभी खरीदने जाओगे तो कितने का मिलेगा, तो करंट कॉस्ट तो हो नहीं सकता। करंट कॉस्ट इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि खरीदने की बात है, हमने एक साल पहले खरीदा था। प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल लगता है कि हाँ प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये फर्म ये कह रही है ना कि अब उसकी प्राइस 12 लाख रुपए हो गई, तो ये फर्म अपने हिसाब से उसकी रियलाइजेबल वैल्यू की बात कर रही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी नहीं हो सकता। आई जस्ट assets and profit should not be overstated requires concept। किस कॉन्सेप्ट में ये बात कही गई है कि असेट्स और प्रॉफिट को कभी भी ओवरस्टेट करके नहीं दिखाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, मतलब जो उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए। ये बात किस कॉन्सेप्ट में लिखी गई है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला अकाउंटिंग पीरियड, दूसरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, तीसरा क्वालिटी कॉन्सेप्ट और चौथा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सो द करेक्ट आंसर इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ये बात साफ साफ बोली गई है अकाउंटेंसी में कि आप कभी भी कोई असेट या प्रॉफिट को आप ओवरस्टेट करके नहीं दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है
इन अकाउंटिंग मनी इज द, अकाउंटिंग में मनी क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है स्केल ऑफ सोशल मेजरमेंट, सेकेंड ऑप्शन इज स्केल ऑफ मेजरमेंट, थर्ड ऑप्शन इज मेजरमेंट वैल्यू, और फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्केल ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन 2, ठीक है। अकाउंटिंग, इन अकाउंटिंग मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट, जहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी बिजनेस में एक्चुअली इवेंट्स होते हैं ना, जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, उसे हम मेजर करते हैं मनी के टर्म में। तो अकाउंटिंग में मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। सबसे पहले गुड्स या सर्विसेज की वैल्यूएशन की जाती है, मतलब अगर बिजनेस में कोई इवेंट हुआ तो या तो गुड सर्विसेज खरीदा बेचा जा रहा है तो उसका वैल्यूएशन होता है। तो किसमें वैल्यूएशन होता है? मॉनेटरी टर्म्स में। तो मनी क्या हो गया? मनी इज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट इन अकाउंटिंग, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिस्काउंट गिवन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स इज कॉल्ड। जो डिस्काउंट दिया जाता है जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हमारा सेल इंक्रीज हो जाए, उस डिस्काउंट को क्या कहते हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा ऑप्शन है कैश डिस्काउंट, तीसरा ऑप्शन है डिस्काउंट रिसीवेबल, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्काउंट जिसे हम शो नहीं करते अकाउंटेंसी की बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स में, लेकिन ये वो डिस्काउंट है जिसे दिया जाता है, जिसको देने का मेन मकसद क्या होता है कि अपनी सेल्स हम इंक्रीज करें। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा तो हम आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज गिवन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्काउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज कॉल्ड। वो डिस्काउंट जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते उसे कौन सा डिस्काउंट कहते हैं? तो ऑप्शन 1 इज ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन 2 इज कैश डिस्काउंट, ऑप्शन 3 इज डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ऑप्शन 4 इज नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपको मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल सही जवाब, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, समझ रहे थे इस क्वेश्चन का सही जवाब। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, हम कैश डिस्काउंट दिखाते हैं, ठीक है। और कैश डिस्काउंट दिखाने का मेन मकसद ये होता है कि हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट रिसीव हो। तो जब अगर हमको इंस्टेंट पेमेंट रिसीव होती है तो हम कैश डिस्काउंट दे देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो बड़े बड़े जो मार्केटर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, जो शो नहीं करते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और ये इसलिए दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो सामान बेच सकें। कैश डिस्काउंट जल्दी से जल्दी पैसा रिसीव कर सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिस्काउंट अलाउड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसीविंग पेमेंट सून इज। अभी जस्ट मैंने सवाल का आपको आंसर दिया। ये जो क्वेश्चन है हमारा कि जो द डिस्काउंट विच इज अलाउड, जो डिस्काउंट है वो अलाउ इसलिए किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी हमको पेमेंट रिसीव हो जाए। इस क्वेश्चन के चार ऑप्शंस हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है ऑप्शन है कैश डिस्काउंट, तीसरा ऑप्शन है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर हम बात करें जल्दी से जल्दी पेमेंट रिसीव्ड होने की, तो यह होता है हमारा कैश डिस्काउंट। इट इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट। तो जब ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज अलाउड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसीविंग पेमेंट एज सून एज पॉसिबल। अगर आप किसी वेंडर से कोई सामान खरीदते हैं और टाइम से पहले अगर पेमेंट कर देते हैं तो वो कुछ कैश डिस्काउंट दे देता है। तो कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट विच इज अलाउड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसीविंग पेमेंट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कैश और गुड्स विड्रॉन बाय अ ट्रेडर फॉर हिज पर्सनल यूज आर कॉल्ड। जब कोई ट्रेडर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स या कई बार पैसे भी विड्रॉ कर लेता है, कुछ कैश या गुड्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लोन, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल, तीसरा ऑप्शन है ड्रॉइंग, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बिल्कुल सही जानकारी है इस सवाल की। द करेक्ट आंसर इज ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग जो होता है ना, ड्रॉइंग इज द कैश और गुड्स विच इज ड्रॉन बाय अ ट्रेडर, विच इज एक्चुअली विड्रॉन बाय अ ट्रेडर फॉर हिज पर्सनल यूज। जब भी कोई ट्रेडर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा या बिजनेस का कोई भी असेट
विड्रॉ कर लेता है, या बिजनेस में जो भी सामान बेचने के लिए रखा है उसने अपने लिए यूज कर लिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम ड्रॉइंग्स कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 75,000 रुपीज। देखिए कैपिटल का मतलब होता है द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो कैपिटल वो पैसा होता है जिसको बिजनेस के शुरुआत में बिजनेस में लगाया जाता है, उसे कैपिटल कंसिडर करते हैं। तो कैपिटल इज द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अगर किसी बिजनेस का कैपिटल 75,000 रुपीज है और उसकी लायबिलिटीज 25,000 रुपीज है, तो टोटल एसेट्स कितने होंगे? तो देखिए टोटल एसेट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन मालूम है आपको ना, assets is equal to capital plus liabilities। तो कैपिटल कितना है 75,000 रुपीज, लाइबिलिटी कितना 25,000, तो 75,000 प्लस 25,000 विल गिव यू 1 लाख रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1 लाख रुपीज। तो कैपिटल बिजनेस का 75,000 था, लाइबिलिटी 25,000 था, तो असेट कितने के हो गए? असेट दोनों को ऐड कर दिया, 75,000 प्लस 25,000 दैट इज 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज रियल अकाउंट, इनमें से कौन सा रियल अकाउंट है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट। तो रियल अकाउंट की कैटेगरी में असेट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स आते हैं, फिक्स्ड असेट्स आते हैं। तो बेसिकली यहां पे जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, देखिए इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सारे के सारे भी हमारे एक हिसाब से असेट्स की कैटेगरी में। लेकिन रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है हमारा फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट इज आर रियल अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, गुड्स परचेज फ्रॉम रुचि ऑन क्रेडिट, इन दिस ट्रांजेक्शन द नेम ऑफ 2 अकाउंट्स बीइंग अफेक्टेड आर। रुचि से हमने क्रेडिट में परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो इसमें कौन से 2 जो अकाउंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा 1 पर्सनल एंड 1 रियल, दूसरा ऑप्शन है बोथ पर्सनल, तीसरा ऑप्शन है बोथ रियल, और चौथा ऑप्शन है 1 पर्सनल एंड 1 नॉमिनल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 पर्सनल एंड 1 नॉमिनल। रीजन, हमने रुचि से क्रेडिट पे सामान खरीदा, हमने जो परचेज किया वो क्रेडिट पे परचेज किया था रुचि से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 पर्सनल एंड 1 नॉमिनल, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, The owner of the business purchased goods worth ₹200 for his personal use। जो बिजनेस का ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 200 रुपए का सामान इस्तेमाल कर लिया है। इन दिस ट्रांजेक्शन अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड टू। इस ट्रांजेक्शन में अकाउंट कहां क्रेडिट होगा? माफ कीजिएगा, मैंने 2 बार अकाउंट्स लिखा है। तो इन दिस ट्रांजेक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, अकाउंट कहां क्रेडिट होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सेल्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, परचेज अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट क्यों होगा? देखिए परचेज अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि जो ओनर है उसने जो बिजनेस के लिए गुड्स को परचेज किया था उसको वर्थ ₹200 उसने उसका पर्सनल यूज कर लिया। ठीक है, आजकल कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, मान लीजिए दुकानदार ने सैनिटाइजर बेचने के लिए खरीद करके रखा था, परचेज किया था, लेकिन उसने उसी सैनिटाइजर को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो ये परचेज अकाउंट में क्या होगा? दिस ट्रांजेक्शन विल बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्नल इज अ बुक्स ऑफ, journal is a, sorry, it's not books, it's book. Journal is a book of original entry, option B is secondary entry, option C all cash transaction, option D all non cash transactions। तो journal is a book of original entry, option A is the correct answer। ठीक है, journal is a बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब सबसे पहली बार रिकॉर्डिंग होती है ना, तो जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है ओरिजिनल एंट्री, सबसे फर्स्ट टाइम जो एंट्री होती है प्राइमरी एंट्री होती है, और सीक्वेंस में होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, डेट वाइज टाइम वाइज एंट्री होती है। तो और इसको बुक जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी की जो सब्सिडियरी बुक्स होते हैं ना, उसको हम इन्हीं बुक्स, जो जर्नल है उसी के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, टैली करते हैं, कंपेयर करते हैं ओरिजिनल बुक से, जहां पे पहली बार कोई भी चीज आपने एंट्री की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड, जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पोस्टिंग, दूसरा ऑप्शन जर्नलाइजिंग, तीसरा ऑप्शन कास्टिंग, चौथा ऑप्शन बैलेंसिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल्स, ठीक है।